दोस्तों, चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका चैप्टर नंबर प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 20 गुप्त साम्राज्य, जो कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक देखते हैं। इसको आप लोग 1.25 पर स्पीड करके देखिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। भारतीय इतिहास आटविक वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग है। यह गुप्त वंश में था, जो वनों की अधिकता के कारण ऑटवी वन साम्राज्य कहलाता था। गुप्त वंश साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराजा उस समय सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इस सिंह ने के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक था। अब है चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इतिहास में एक नए संवत 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। अब इसमें सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह के सिक्के, श्री सिक्के चलाए गए हैं। अब समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी शासक था। अब इसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के भी बाहर 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया तथा समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया एवं उसने भी कर वसूला। अब इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया तथा इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र चित्रित किया गया तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अब हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसकी भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबद्ध को संरक्षण दिया था। अब नोट में रामगुप्त के समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उनकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की, तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की भी हत्या
कर दी और राजगद्दी पर बैठा। इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार की चांदी के सिक्के जारी किए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्र सेन से किया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवन, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, गिनमित्रम एवं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की है। अब अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विरह कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसमें 40 विदेशी भाषाओं के अनुवाद किया गया है। अब अगला पॉइंट, पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। अगला पॉइंट लिखा है, गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोलशास्त्री बारहमिहिर था। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में लाहौर स्तंभ का निर्माण कराया जो गुप्तकालीन व धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधि विक्रमांक, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फैयान भारत आया। फैयान भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौट गया था। अब अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। चंद्रगुप्त के नवरत्न के बारे में जानते हैं। पहला है कालिदास, दूसरा अमर सिंह, घटक पर धनवंतरी, बारहमिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट, शंकु और छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह वीरसने शैव थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र था। नोट में है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। अब आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य यानी 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य यानी 415 से 454 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा। अब बिलसंड अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन की प्रमुख तिथि 415 ईस्वी ज्ञात होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। अब कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा 623 मुद्राएं वायना मेदभांड से मिली। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधि धारण की। नोट में अब स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। अब स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा।
इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है तथा जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। स्कंदगुप्त की महकौम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य था। हुनों का आक्रमण 458 ईस्वी से स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। तोमरन हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग युंग 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया था। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय था। अब है गुप्त शासकों की उपाधियां। गुप्त शासकों की उपाधियों के बारे में जानते हैं। श्रीगुप्त यानी महाराजा और आदिराज की उपाधि लिया था। घटोत्कच जो कि महाराजा की उपाधि लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि लिया था। समुद्रगुप्त पराक्रमांक और कविराज की उपाधि लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और विक्रमांक का उपाधि लिया था। कुमारगुप्त जो कि महेंद्रादित्य और शक्रादित्य का उपाधि लिया था। स्कंदगुप्त जो कि कर्मादित्य का उपाधि लिया था। अब है गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था प्रशासन। देश को राष्ट्र कहते थे, विषय को संभाग, पेठ को तहसील, भुक्ति को राज्य, वीथी को जिला, ग्राम को ग्राम कहा जाता था। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य कहा जाता है। अब गुप्त काल में कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों को वर्णन है। अब गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घटी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। करों की अदायगी दोनों की रूपों हिरण्य, नगद और में अन्य की जाती थी। कुछ प्रमुख करों के नाम निम्न है। पहला भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। दूसरा उदंग्र यानी एक प्रकार का भूमि कर। अब देखते हैं। तीसरा है भोग यानी राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट। उपरिक कर यानी एक प्रकार का भूमि कर था। भूतावात प्रत्यय यानी विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर। छठा है शुल्क यानी सीमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। अब हलीव कर यानी हलकर, हलदंड, हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा। अब मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। अब गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को कायस्थ कहा गया है, जिसकी सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है। अब इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ हो गया था। अब गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। प्रथम सती होने के प्रमाण साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं की गणिका कहा जाता था। वृद्ध व्यवसायों को कुटनी कहा जाता था। अब गुप्त शासकों की व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया तथा 5 वीं
बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया है। अब है गुप्तकालीन मंदिर पर्वतीय मंदिर यानी नचना कुठार मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा खो नागौदा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश और ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश एवं लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश आदि। अब है रूप भित्ति चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। अब है इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया। अजंता एलोरा के प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। इनकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही विशेष है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। अब इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। अब है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विद्वान और पुस्तक। पहला आर्यभट्ट यानी आर्यभट्टीय यानी सूर्य सिद्धांत, बराहमिहिर पंच सिद्धांत के बृहद सिद्धांत, लघु सिद्धांत। अब भास्कराचार्य प्रथम, बृहद भास्कराचार्य, महाभास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त यानी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडन खाद्य। भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि है। बाघभट्ट यानी अष्टांग हृदय है। पलकांड यानी हस्ती आयुर्वेद है। नवीनतम की रचना गुप्त काल में हुई तथा इसमें सूत्र, नुस्खे, उपचार विधियां दी गई है। अब नोट, आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। दूसरा है बराहमिहिर ने फलित ज्योतिष यानी कुंडली पर बल दिया। गुप्तकालीन साहित्य, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्णयुग कहा गया है। नोट में धार्मिक साहित्य रामायण व महाभारत के अंतिम रूप का संपादन भी गुप्त काल में ही हुआ था। अब देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार यानी साहित्य, लेखक, रचनाकार। ठीक है, ऋतु संहार किसने लिखा है? कालिदास। कुमार संभवन कालिदास। मल्लिका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। अभय स्वप्नवाद दत्त किसने महाकवि भास ने लिखा है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। मेघदूत कालिदास ने लिखा है। रघुवंश कालिदास ने लिखा है। विक्रमावर्षियम कालिदास ने लिखा है। नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। चारु दत्त यानी महाकवि भास ने लिखा है। अरुभंग यानी महाकवि भास ने लिखा है। चंद्र व्याकरण चंद्रगोभी ने लिखा है। अब नीतिसार जो कि नंदक ने लिखा है। कामसूत्र जो कि वत्स्या ने लिखा है। योगाचार जो कि असंग और वसुबंधु ने लिखा है। चरक संहिता जो कि चरक ने लिखा है। किराता अर्जुनियम जो कि भारवी ने लिखा है। न्याय अवतारम जो कि सिद्ध सेन ने लिखा है। 10 कुमार चरितम जो कि दंडी ने लिखा है। रावण वध जो कि
वत्स भट्टी ने लिखा है। चलिए हम लोग का ये लेक्चर समाप्त हुआ। चलिए अगला वीडियो में देखेंगे वाकाटक राजवंश, जो कि चैप्टर नंबर 21 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।